तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का सारांश बताने वाला हूं। ठीक है, तो जिनके भी जिले में ये खंड काव्य चलता है उन सभी बच्चों को इसका सारांश पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में सारांश हर बार पूछा जाता है, चाहे कोई भी खंड काव्य हो। तो अगर आपके जिले में मुक्ति यज्ञ खंड काव्य पढ़ाया जाता है तो इसका सारांश आपको याद कर लेना है, तैयार कर लेना है, क्योंकि पेपर को होने में केवल 1 महीना बाकी है और 1 महीने में ही आपको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो कैसे लिखना है, कितना लिखना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप इतना पेपर में लिख देते हैं तो पूरे के पूरे अंक आपको मिलेंगे, 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। तो कैसे लिखेंगे, तो आपको लिखना है कि पंत जी द्वारा रचित मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु अर्थात क्या होता है, सारांश ही होता है। ठीक है, सारांश कोई कथा वस्तु कहा जाता है या कथानक कहा जाता है, तो इसका यही मतलब है। तो पंत जी द्वारा रचित मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु की मुख्य विशेषताएं निम्नांकित हैं। पहला आपको हेडिंग डालना है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें लिखना है आपको कि मुक्ति यज्ञ के कथानक की पृष्ठभूमि अत्यधिक विस्तृत है। इसमें वर्ष 1921 से 1947 तक के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास है। यानी इसमें क्या बताया गया है, तो 1921 से लेकर के 1947 के बीच में जितने भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है, यानी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जितने भी आंदोलन किए गए हैं, सबका क्या किया गया, इसमें वर्णन किया गया है, यानी इसमें बताया गया है। तो वही लिखा है कि स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास है। आगे आपको लिखना है कि प्रमुख रूप से इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य घटनाओं का वर्णन है, साथ ही तत्कालीन विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, जापान पर गिराए गए अणु बमों आदि का भी उल्लेख किया गया है। यानी इस खंड काव्य में, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी बताया गया है और जापान पर गिराए गए अणु बमों के बारे में भी इसमें क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यही हो जाएगा पहला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दूसरा आपको हेडिंग डालना है प्रमुख घटनाओं का काव्यात्मक वर्णन। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि मुक्ति यज्ञ सुनियोजित या सर्गबद्ध रचना नहीं है। इसमें वर्ष 1921 से 1947 तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। कथा वस्तु में ऐतिहासिकता का ध्यान रखा गया है। यह पहला ऐसा खंड काव्य है जिसमें पहली बार किसी कवि ने आधुनिक युग में घटित घटनाओं पर दृष्टि डाली। मतलब इस खंड काव्य को हम पहला खंड काव्य कह सकते हैं। ऐसा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, आधुनिक युग में जो घटना घटित हुआ है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यह पहला ऐसा खंड काव्य है। तो दूसरा हेडिंग क्या था, प्रमुख घटनाओं का काव्यात्मक वर्णन। तीसरा आपको हेडिंग डालना है गांधीवाद की राष्ट्रीय विचारधारा का चिंतन। क्या है, तो गांधीवाद की राष्ट्रीय विचारधारा का चिंतन। इसमें आपको लिखना है कि मुक्ति यज्ञ में गांधीवादी विचारधारा का चित्रण हुआ है। कथा में भावात्मक और काव्यात्मकता का सुंदर, ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, मिश्रण है। फिर चौथा हेडिंग आपको डालना है सरल अभिव्यक्ति। क्या है, सरल अभिव्यक्ति। इसमें लिखना है कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में गुण तत्वों की सरल अभिव्यक्ति की गई है। कवि ने आलंकारिकता अथवा प्रतीकात्मकता की सहायता नहीं ली है, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा के लिए सरलता का विशेष ध्यान रखा गया है। और पांचवा हेडिंग है विशाल कथा वस्तु। तो ये 5 हेडिंग आपको डाल करके इसका सारांश लिखना है। तो विशाल कथा वस्तु में क्या लिखेंगे कि मुक्ति यज्ञ की जो कथा वस्तु है अर्थात जो सारांश है यह अत्यंत विशाल है, यानी बहुत बड़ा इसका सारांश है, जो एक खंड काव्य में समाविष्ट नहीं हो सकती। वर्ष 1921 से 1947 तक की घटनाओं को एक खंड काव्य में वर्णित नहीं किया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि जो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है, 1921 से 1947 में जितने भी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन किए गए थे सबका वर्णन किया गया है। तो इस पूरे का वर्णन केवल एक ही खंड काव्य में नहीं किया जा सकता, इसीलिए कहा गया है कि इसका जो कथा वस्तु है अत्यधिक विशाल है। तो वही लिखा है कि एक खंड काव्य में वर्णित नहीं किया जा सकता था।
फिर आगे लिखना है कि इस प्रकार मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य सत्य पर आधारित खंडकाव्य है। इसमें महात्मा गांधी ने जो कुछ भी किया वह राष्ट्र, समाज और मानवता के कल्याण के लिए ही किया है। ठीक है, तो ये 5 हेडिंग्स आपको लिखना है और अगर आप पेपर में इतना लिख देंगे तो 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।